अस्सलामुअलैकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं और साथ ही अपने मेहमानों को भी खुश आमदेद कहेंगे। आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है अबू ज़र सलमान न्याजी में से स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सैयद इमरान शफ़क़त साहब उनके हमरा बराजमान है। आप दोनों को वेलकम टू द शो। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें अतर काज़मी और राना मुबशर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे सारी दुनिया की तवज्जो जियो स्ट्रेटजिक से ज़्यादा अब जियो इकनॉमिक्स की तरफ हो चुकी है, तो मईशत की अहमियत अज़हर मिन अश-शम्स है। सभी जानते हैं इस वक्त दुनिया मईशत के गिर्द घूम रही है और हर कोई इसी को लेकर कंसर्न है, अपने बायलैटरल जो ताल्लुकात हैं उनकी जानिब भी। और अब पाकिस्तान की मईशत, जिसके बारे में हमेशा ये कहा जाता है या उज़र दिया जाता है कि जैसे ही टेक ऑफ करने लगती है तो कोई ना कोई धमाका या धरना हो जाता है। सऊदी अरब की तरफ से जब बताया जा रहा है कि 24 अरब डॉलर्स के करीब और अमारात की तरफ से 22 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी एक्सपेक्टेड है, ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आने जा रही है। और मीनवाइल हम देख रहे हैं कि चीनी नायब वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं। एक ऐसा दौरा जिससे पहले हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, वहाँ बाकायदा इस्लामाबाद में तातील है। तो हम देखते हैं कि बाजोड़ में एक ऐसा सानहा, एक ऐसा वाक़या होता है जो हिला के रख देता है। एक बड़ी तादाद में वहाँ शुहदा, जिनकी तादाद 40 से बढ़ चुकी है, और ज़ख्मियों की तादाद 150 के करीब बताई जा रही है। एक बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन था, वो भी जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप बताया जा रहा है, वो भी इन्वाइटेड थे, लेकिन वो उसमें महफूज रहे। इस वाक़े के मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं वो तो अपनी जगह आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। चीनी नायब वज़ीर आज़म का ये दौरा, ये 10 सालगिरह की तकरीबात हैं CPEC की, और इस मौके पर वो यहाँ मौजूद हैं। CPEC को लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं, सुने। Between Prime Minister Nawaz Sharif and President Xi Jinping, we are entering into second phase of CPEC, and today we have signed second phase of CPEC under a new model. I am extremely grateful to President Xi for sending you as a special envoy to Pakistan. We are absolutely ready to contribute towards President Xi Jinping's vision of shared destiny of progress and prosperity. और अभी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसमें ये तो कंफर्म हो गया है कि खुदकुश धमाका था। KP के एडिशनल IG CTD ये बता रहे हैं, और उन्होंने बताया कि धमाके के हमलावर ग्रुप की शनाख्त भी हो गई है। ये बाजोड़ में जो शहादतें हुई हैं उनके बारे में अपडेट है। एक तरफ ये विज़िट और दूसरी तरफ ये वाक़या। ये इमरान शफ़क़त साहब, इसमें जो अहम पहलू है वो है कि ज़िम्मेदारी अभी तक कबूल नहीं की, बल्कि खुरासानी ग्रुप ने तो मजम्मत भी की है। ये किसको हिट करना इस वाक़े का मकसद हो सकता है? देखें, इस तरह के वाक़यात ना अमूमन हमें आशूर के आसपास होते हुए, यानी टारगेट जो होता था वो मजहबी या फिर लेकिन आपके पास जो ग्रुप टारगेट हुआ है वो उसको हम इस तरह से नहीं, ये सियासी मुझे कोई मामला सियासत की तरफ जाए, लेकिन सेक्ट की तरफ या फिरके की तरफ नहीं, इसमें नहीं जाया जाता। हाँ, ये देखें ना, कोई टारगेट ही नहीं है। हाँ। अगर जी हाँ, ये चीज़ है एक्चुअली, क्योंकि उसको उसमें नहीं मिलाया जाता। आपने कहा अमूमन आशूर में इस नौयत के होता है, इसको फिर हम इस विजिट से करेंगे ना, कनेक्ट कर सकते हैं। आप इस विजिट से भी कर सकते हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं जो उनके यहाँ पे तर्जमान हैं, जो उनके यहाँ पे सहूलतकार हैं, या एक दूसरे के जो सहूलतकार हैं। आपको याद होगा कि हम ये बातें सुना करते थे कि जब भी नवाज शरीफ के टाइम के ऊपर वक्त ज़रा मुश्किल आता है तो मोदी जो है वो फायर खोल देता है LOC का। LOC पे फायरिंग। तो फिर ज़रा ढूंढे यहाँ पे कि ये किनके हमदर्द हैं और कौन इनका हमदर्द है और कौन यहाँ पे मुश्किल में है। तो मुझे तो ये लगता है कि जो आपके इंतखाबात हैं वो जब भी हों, अल्लाह करे कि वो अपने वक्त के ऊपर हों, तो ये आपको शिद्दत पसंदी या दहशत गर्दी जो है ये आपको ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। आपको याद होगा कि जो TTP वाले थे उन्होंने 2008 में भी और 2013 के जो इंतखाबात थे उनमें उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि कुछ पार्टियों को उन्होंने कहा था इनको इजाज़त है, नून लीग को इजाज़त है, PTI को इजाज़त है, किन को इजाज़त नहीं थी, ANP को इजाज़त नहीं थी, पीपल्स पार्टी को इजाज़त नहीं थी। तो अब जो है वो अब की बार कोई बाकायदा ऐलान नहीं हुआ इमरान शफ़क़त साहब? और नहीं, अब की बार थोड़ा सा मामला ये है कि हमें अफ़गानिस्तान के साथ जो हमने थोड़ी सी वो एंगेजमेंट की है, तो वो आगे से जो भी जवाब आते हैं उनमें से एक ये है कि जी कि ये आपकी तरफ नहीं कर रहे। पहले तो उन्होंने कहा था ना कि जी कि हमारा तो आपके साथ कोई मुआहदा ही नहीं हुआ, आप तो फ्री की नहीं कतर मुआहदे के। तो वो अब मुझे याद आता है कि वो जो मॉडलिंग हुई थी कप पकड़ के, वो सरीना काबल, आपने परेशान नहीं होना। वो फनकारियां कितने गई हैं, मतलब फिर यहाँ पे जिन्होंने लाके बसाया
उनसे ज़रा पूछें। और फिर वो जो रोते थे और फिर जिनका जुर्म ये था कि वो कह रहे थे कि ये फिर बसाया जा रहा है इनको, वो उनको MNA होते हुए भी, उनकी हुकूमत होते हुए भी, उनको उनकी ज़मानतें मंजूर होने के बावजूद उनको रहाई नसीब नहीं होती थी। क्यों? तो ये सारी बातें हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकते इसके ऊपर, ठीक है। तो हाँ, लेकिन इसमें आपने देखें अच्छा ना, किया ऐसे रांझे करके किसके राजी हो रहे हैं, पर नहीं चलेंगे, समझ जाएं। समझ जाएं। लेकिन अबू सर, आप क्या समझते हैं प्राइम टारगेट ऑफ दिस इंसिडेंट, इलेक्शन, इकोनॉमी और CPAC? देखें, एट द एंड ऑफ द डे आपकी मुल्क की जो स्टेबिलिटी है या कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो वो कंप्लीट ना हो, ये आपके दुश्मन जो चाहते हैं उनका ही टारगेट होता है, एंड जो ऑब्जेक्टिव तो यही होता है। अब ये ज़ाहिरी तौर पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मुझे कोई सेक्टेरियन ये तो इशू नहीं लग रहा, जैसे बात भी अभी कर रहे थे, ये मेरे ख्याल से टारगेटेड एफर्ट है टू डिस्टेबलाइज या पाकिस्तान का जो पिक्चर प्रेजेंट करनी है पूरी दुनिया में कि स्टेबल कंट्री नहीं है, टेररिज्म से पूरी तरह भरा हुआ मुल्क है। एक मेरे ख्याल से इसका यही टारगेट है, इसके अलावा तो कुछ नज़र नहीं आता कोई प्लान्ड अटैक है। और देखें, इसमें जो सोचने वाली चीज़ है ना, सबसे बड़ी बात क्या है, ये अभी इमरान भाई कह रहे थे 2-3 साल नहीं, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है, ये पिछले जो 50-60 साल से जो हमारी, स्पेशली 1979 के बाद से, ये उसका एक आपको कलेक्टिव फेलियर की पिक्चर आपको रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि हमें समंदर के अलावा जो हमारे साउथ में, उसके अलावा हमारे सारे मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब है, हमारी जितनी नेबरिंग कंट्रीज़ है हमेशा रहे हैं। दैट मीन्स कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी में कोई इशू राइज करता है, ये कोई एग्जिस्ट करता ही करता है। तो इसमें मेरे ख्याल से वही बात हो गई, जहाँ पे जाके आपने मेरे ख्याल से मिस कैलकुलेट किया है कि वहाँ पे अगर गवर्नमेंट अफगानिस्तान में चेंज होगी तो हमारी वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो हमें बचपन से पढ़ा रहे हैं वेस्टर्न बॉर्डर्स पे होगी। मेरे ख्याल से एक तो उसका फेलियर है, उसको चेंज करने की ज़रूरत, जो हमने सोचा कि ऐसा होगा लेकिन वैसा हुआ नहीं है। तो आपके लिए अफगानिस्तान एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं है आपके लिए वहाँ पे, और ना वहाँ पे सेफ हेवन्स भी हैं जो आपके मुल्क के दुश्मन है, और शायद वो उनके साथ इन कोलैबोरेशन भी काम कर रही है वहाँ की एग्जिस्टिंग इस्टेब्लिशमेंट जो अफगानिस्तान में है। तो मेरे ख्याल से ये फेलियर है। और इसमें देखें, मैं इसमें पॉलिटिकल क्लास को उनका बड़ा थोड़ा सा रोल होता है, जिनका रोल होता है, जिन्होंने फैसले लिए हैं, उनको मेरे ख्याल से इसको ऑन भी करना चाहिए, और अपनी गलतियां अगर आपको नजर आएंगी तो फिर उसके बाद आप उसको बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें अगर एक पेज पे रहते हैं ना, और नहीं, इस वैसे भी policy को मुझे ये लेकर आज जो है वो अफगानिस्तान से related। 10वीं कोई सालगिरह मनाई जा रही है, CPAC है कहाँ पे? एक सवाल ये भी है, तो अगर आपको ये हमला नजर आ रहा है CPAC के ऊपर, CPAC को जो इनके यहाँ पे सहूलतकार हैं, सियासी सहूलतकार, CPAC तो वो लपेट गए थे। लेकिन अभी दोबारा से चल पड़ा है, तो क्या ये इसको कोशिश हिट ही है ना करेगा? जी, तर करना। इतनी सियासी बेयकीनी, माशी बेयकीनी, और उसमें एक ऐसा इंसिडेंट, इसका रिपल इफेक्ट कहाँ तक जाते दिखते हैं आप? देखिए, एंड बुनियादी चीज़ तो ये है कि इसका निशाना तो पाकिस्तान था, कि मुल्क के किसी भी कोने पे हो, किसी जगह पे भी इस किस्म का वाक़या हो तो टारगेट तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को टारगेट किया गया। दूसरा, इसके साथ साथ फिर ये वाक़या पेश क्यों आया? वहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी अब तक की क्या तहकीकात हैं, क्या चीज़ें सामने आई, क्यों नहीं इसको रोका जा सका, फेलियर कहाँ कहाँ था, वो सारी चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है। इसलिए कि ये तो अब 2 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा हो गया है और इस किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इनको रोकना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, दुनिया भर में इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन उसमें किस तरीके से इसको टैकल करना है, कहाँ पे क्या हमारी कमज़ोरियाँ हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। जहाँ तक CPAC का ताल्लुक है, देखें, CPAC से तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ थी। आपने देखा बलोचिस्तान में भी पूरा एक नेटवर्क पकड़ा गया, जिसमें हमारे हमसाया मुल्क का एक बंदा अभी तक पाकिस्तान की तहवील में है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें, और तरफ से भी खबरें आती थी कि किसी और मुल्क को भी इससे इशू है। तो मुझे यही लगता है कि ओवरऑल जो खित्ते की सूरत हाल है, सम टाइम हम आपको कहते हैं ना कि आप अपने हमसाए तब्दील नहीं कर सकते, तो हमारा जो खित्ता है वो इस नोयत का है कि वहाँ पे इस किस्म के मसाइल हैं कि हम चाहते हुए भी उन मसाइल से बच नहीं सकते। लेकिन अतर हमसाए नहीं तब्दील कर सकते हैं, हमसायों के साथ मसाइल तो तब्दील कर सकते हैं ना, मसाइल के ऊपर तो काम किया जा सकता है। अबू सर का नुक्ता बिल्कुल ठीक है कि हमारे, इसके बाद हाँ, अगर आपका मुल्क एक सिक्योरिटी स्टेट रहेगा तो ये इश्यूज रहेंगे, जी। जब वेलफेयर स्टेट की तरफ मूव करेंगे तो ये इशू तब आपके खत्म होंगे। हाँ, मुझे नहीं और नजर ऐसे आ रहा में कि ये खत्म भी होंगे। सुना था कि UAE बाकायदा इसमें कोशिशें भी कर रहा है कि कुर्बतें बढ़ाई जा सके, इख्तलाफात दूर किए जा सके। मसाइल पे काबू पाने में अतर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चले, हमसाए तो बदले नहीं जा सकते। देखिए, हम मसाइल काबू पाए जाते हैं विद आवाम की पार्टिसिपेशन के साथ। क्या इस वक्त आपको आवाम कहीं पे पार्टिसिपेट करती हुई नज़र आ रही है? 2 सूबों के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, अब आम इंतखाबात के हवाले से जो बहस चल रही है मुल्क के अंदर, क्या वो किसी तरीके से भी हौसला अफजा है?
कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, आइन हमारे पास मौजूद है, उस पर कितना अमल दरामद हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जब तक ये सारी चीज़ों को हम मल्टी प्रोन एक स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, हर कोई अपना अपना किरदार अदा नहीं करेगा, तो मसाइल हल नहीं होंगे। आज हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं कि हम मिनरल्स ढूंढेंगे और उसमें बहुत पोटेंशियल है। रिकोडिक, आपको पता है कि बैरिक गोल्ड जो है उनके साथ हमारी डील भी हो गई थी और अब एक बहुत बड़ा सेमिनार भी पाकिस्तान में हो रहा है, इस्लामाबाद में कल ही हो रहा है। लेकिन ये जो डील हुई है रिकोडिक के साथ भी, बैरिक गोल्ड के साथ, उसकी बुनियाद भी पिछली हुकूमत ने रखी थी। आपके ऊपर तो 11 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ था और यहाँ पे हुकूमत, यहाँ तक जनाब बातें हो रही थी कि 1 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क हमें कह रहा था आप हमसे ले लें, बाकी हम जाने और आप जाने। तो वो किसने वो निगोशिएट किया, किस तरीके से वो डील हुई? 11 अरब डॉलर, कोई छोटी रकम नहीं, 11 अरब डॉलर माफ करवाया गया, ऊपर से 10 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया उन कंपनियों ने। तो वो पिछली हुकूमत का ही क्रेडिट है ना, वो उन्होंने ही किया था। तो उसी के ऊपर, उसी बुनियाद के ऊपर अब ये इमारत खड़ी करेंगे। लेकिन उसके अंदर अभी जो अगर किसी को फैसिलिटेशन काउंसिल के ऊपर कोई इशू होता है, कोई तनकीद करता है, तो जिस वक्त पहले निगोशिएशन हो रही थी तो उसमें भी पिछले दौरे हुकूमत में भी पिंडी का बहुत ज्यादा किरदार था। बहुत ज्यादा उन्होंने उसमें अपनी इनपुट दी, मेहनत की और उसका नतीजा निकला कि फिर ओवरऑल सारे इदारों ने मिलकर काम किया और हमें वो एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला, जैसे फैटफ के मामले में भी मिला था। तो ये मैं कहता हूं कि एक टीम बनने की जरूरत है, चाहे सियासी हो चाहे दीगर लोग हों, इनको सोचने की जरूरत है कि एक दूसरे की हमें टांगे ना खींचें, मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं। एक टीम हम बनेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। बिल्कुल ठीक है तरीने था, अच्छा किया वजाहत कर दी। पिछली हुकूमत कह रहे थे, फिर का पिंडी ने रोल अदा किया, तो उससे आइडिया हुआ रेकोडिक में भी उनका कंट्रीब्यूशन था उस मामले को भी सॉल्व करने में, बल्कि ज्यादातर उन्होंने उसमें उन्हीं का मैं कह रहा हूं। अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन पिछली हुकूमत अच्छी बात है, लेकिन दैट इज अ प्रॉब्लम आल्सो कि व्हाई यू रिलाइंग ऑन देम। आपकी पॉलिटिकल क्लास इतनी मैच्योर होनी चाहिए और इतनी आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपको उनके ऊपर रिलायंस की जरूरत ना हो। इस वजह दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम। अच्छी बात है, लेकिन ये आपका प्रॉब्लम भी है। स्टीयरिंग हाथ में हो, जिसको आवाम ने वोट दिया वो फैसला है ना आपका। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जो जिन्होंने स्टीयरिंग हाथ में हमारी पॉलिटिकल क्लास ने रखना होता है वो रख लेते हैं। और राना साहब वो तो क्लियर कर दी अतर ने पहले ही कि असल में किरदार किसका था। वापस अगर हम इस इंसिडेंट की तरफ आएँ तो देखें, एक तरफ पॉलिटिकल ट्रांजिशन होने जा रही है, अगस्त का महीना शुरू हो रहा है, यह हुकूमत इक़्तिदार हवाले करने जा रही है और इंतखाबी मुहिम शुरू करने की बातें हो रही हैं, और ऐसे में ये इंसिडेंट होता है। इसके भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं और बहुत से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आ सके, क्लैरिटी नहीं मिल सकी कि ये है क्या मामला, ये कैसे हुआ। क्या वेव एक्सपेक्टेड है या इसे हम सिंगल इंसिडेंट के तौर पर, सोलो इंसिडेंट के तौर पर लें? देखें, इस वक्त जो ऑपरेशंस चल रहे हैं ना, जिनका आपको भी मुझे भी और शायद इस पर भी डिस्कशन एज सच नहीं हुई और ना हो सकेगी मेरे ख्याल में, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ऐसे ऑपरेशंस चल रहे हैं जो वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से हमें थ्रेट है, उसके लिए हमारे जो अनसंग हीरोज़ जिनको मैं कहता हूँ, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है हमारी, उनको मैं अनसंग हीरोज़ कहता हूँ, उनके लोगों को मैं अनसंग हीरोज़ कहता हूँ। वो तकरीबन कुछ नहीं तो इस वक्त 70 ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं, जो हमें इंटीरियर यहाँ हमें मुल्क के अंदर जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, मुल्क के अंदर जो हमारे इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, और जो हमें हीट फेस करना पड़ती है, और उसको हीट फेस करने को हमें जो बफर का किरदार अदा कर रहे हैं, वो ये सारे अनसंग हीरोज़ हैं जो हमें उससे बचा रहे हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इंटरनल थ्रेट नहीं है तो यस, गलत नहीं, ये गलत होगा। इंटरनल थ्रेट है, और इसमें मैं 70 के करीब ऐसे इंसिडेंट्स हैं, 70 के करीब ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि इस वक्त भी एज वी टॉक वो अभी तक जारी हैं और जो ऑपरेट हो रहे हैं और उनको काउंटर किया जा रहा है। और कई ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनको काउंटर किया जा चुका है। मैं डिटेल में नहीं जा सकता, ऑब्वियस रीजंस हैं इसके, और इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि ऑपरेशंस जो हैं फिर वो सैबोटाज हो जाते हैं, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता। लेकिन वेस्टर्न बॉर्डर से हमें थ्रेट है और ये इशू अच्छा, इन थ्रेट्स के होते हुए और कॉम्बैट ऑपरेशंस के होते हुए राना साहब, इस तरह के इंसिडेंट से पैगाम क्या जाएगा तुलो अर्ज में? देखें, बात सिंपल सी है, दो चीजें हैं। अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको भी अपनी रिप्यूट जो है वो बचानी पड़ेगी, ठीक है। एक मरतबा फिर दोहा में टॉक शुरू हो रही है, लेकिन द पॉइंट इज कि जो अफगान गवर्नमेंट, सिटिंग अफगान गवर्नमेंट है इस वक्त,
वो एक कमिटमेंट करके आई थी दोहा एग्रीमेंट पे, वहाँ पे पहले जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था जब विड्रॉल हो रहा था अमेरिकन फोर्सेस का, और वो कमिटमेंट ये थी कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वहाँ से कोई टेररिस्ट ग्रुप जो है ऑपरेट नहीं करेगा। सो इन दिस पर्टिकुलर केस जो आप बात कर रही हैं, जो ब्लास्ट हुआ है रिसेंटली, इसके दो इसके एंगल्स हैं। एक तो बड़ा ऑब्वियस है कि यहाँ पे चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट आता है और उस वक्त ये ब्लास्ट हो जाता है, और इसका तो ये साफ नजर आता है कि जो सी पैक है उसको जनाब वो लोग जो हैं जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं जहाँ जो कि प्रॉक्सी वॉर्स इस वक्त भी कर रही हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको ये सूट नहीं करता और वो अनस्टेबिलिटी यहाँ पे लाना चाहते हैं, और ऑब्वियस अनस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, यानी कि ऑब्वियस से मुराद यानी कि धमाके, खुदकश धमाके और इस किस्म की अनस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री जिसका नाम इंडिया है, मैं उसको एड्रेस करके कहना चाहता हूँ कि देखें, सी पैक जो है उससे सिर्फ पाकिस्तान या चाइना को फ़ायदा नहीं होगा, उससे इंडिया को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और उसमें इंडिया भी अपनी जो है उसमें से अपना जो सक इन करेगा, उसको जो एडवांटेज मिलना है उसमें से सक इन करेगा, और ये कोई अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रह चुकी। सो इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इस किस्म की एक्टिविटीज़ जारी रखी पाकिस्तान के अंदर, तो जो आपको यानी कि इंडिया को जो बेनिफिट मिलना है वो भी सैबोटाज हो सकता है। और इससे बड़ी खबर मैं ये देना चाहता हूँ कि इस वक्त सीरियस थॉट एक चल रही है कि जहाँ पे इंडिया को हीट फेस करनी पड़ रही है लद्दाख के एरिए में। लद्दाख का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इंडिया की और चाइना की जनाब फिस्ट फाइटिंग जारी रहती है, क्योंकि वहाँ पे एक एग्रीमेंट है कि वहाँ पे गोली नहीं चलेगी। सो इसलिए वहाँ पे फिस्ट फाइटिंग होती है, वहाँ पे डंडे सोटे की लड़ाई होती है, वो जारी रहती है। लेकिन वो भी जो एरिया है, लद्दाख का जो एरिया है, उस पर बड़ा सीरियसली इस वक्त डिस्कशन जारी है कि लद्दाख के एरिया को फ्री इकोनॉमिक नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुन लीजिए, फ्री इकोनॉमिक जोन बनाया जाए उसको, लद्दाख के एरिया को। तो लद्दाख का एरिया अगर फ्री इकोनॉमिक जोन बनता है तो उसमें इंडिया का भी फायदा है, उसमें पाकिस्तान का भी फायदा है, उसमें चाइना का भी फायदा है। सो आप कैन यू इमेजिन कि एक ऐसी जगह जहां पे जनाब लड़ाई झगड़ा हो रहा हो इंडिया और चाइना का, वो फ्री इकोनॉमिक जोन बन जाए तो उसमें इंडिया का फायदा है। सो आई वुड से कि ये जो इस किस्म की एक्टिविटीज पाकिस्तान में करने की कोशिश की जा रही है हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स की तरफ से, उनको जरा ये जहन में रखना चाहिए कि इंडिया का भी फायदा है, और लद्दाख अगर फ्री इकोनॉमिक जोन बन जाता है और इंडिया ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ सी पैक, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें, दोनों चीज़ें अगर हो जाती है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इंडिया को भी सूट करती है। सो आई वुड से कि ये जो भी ग्रुप्स हैं जो यहाँ से अगर ऑपरेट कर रहे हैं अफगान टेरिटरी से, वो भी ज़रा अपने ज़रा उसको रिकॉल करें कि वो किस कमिटमेंट के तहत ये मार्ज़े वजूद में आई थी हुकूमत, और अगर ये ताने बाने मिल जाते हैं कि वहाँ से जनाब ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी, तो फिर इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन फॉर द सिटिंग अफगान गवर्नमेंट। वेरी राइट, बहुत पुरमगज समझने की जरूरत है। मैं एक लाइन में समझा देता हूँ, मैं इसकी तशरीह कर देता हूँ। इंडिया को समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि लद्दाख से आप चपेड़े ही खाते रहें, वहां से आपको मुआशी फायदे भी मिल सकते हैं, तो ये समझे। चपेड़े नहीं, वहां से उन्होंने मुक्के खाए, वैसे राणा साहब ने देखे ना वहां पे नहीं, उधर तो चाइनीज तो वाकई चपेड़ा मार देने। लेकिन द पॉइंट इज कि देखें वहां पे इंडिया का भी फायदा है, सी पैक से इंडिया का भी फायदा है। तो अगर यहाँ पे अनसर्टेनिटी अगर यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें इंडिया भी सफर करेगा। और उसमें जो लद्दाख को फ्री इकोनॉमिक जोन, जो मैं एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ कि जनाब यहाँ पे फ्री इकोनॉमिक जोन बन सकता है लद्दाख का एरिया, उसमें इंडिया भी सफर करेगा। तो ये इस किस्म की हरकतें करना ये दोनों जो मुल्क है उनके लिए ठीक नहीं है। वो कहा जाता ना, कहना तीनों तो सुनाना नूनू। आप बड़ा पुरमगज और गहरी बात करें, मुझे लगता है हिमालय से भी बुलंद है कि नाजे की जगह है जो वजह तनाज़ा है उसको आप मुलाजे में बदल सकते हैं, माशी फ़ायदे में बदल सकते हैं। सो ये मैसेज जो है टू होम इट मे कंसर्न, मेरा ख्याल है ज़्यादा अक्ल लड़ाने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, इसी शो में इमरान शफकत साहब आपने एक ग्रेट शिफ्ट की बात की थी, ग्रेट रीसेट और शिफ्ट। ओके ठीक है, हाँ, ग्रेट रीसेट की बात की थी। और ये बड़ा मानी खेज है मामला कि विजिट यूएई के भी हो रहे हैं
और चाइनीज़ जो नायब वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर आए हैं और हुकूमत के जाने में कुछ दिन बाकी हैं। टारगेट्स क्या हैं इन विजिट्स के? देखें, वो इकॉनमी है। इस वक्त पाकिस्तान के मसले ने मेरे मसले ने डूब आइया वो सुना है ना आपने? तो पाकिस्तान के मसले हैं 2। एक मसला है अच्छा, अब इस पे बहुत आप से ये लोगों शो की- में पहले भी बता चुके हाँ। हैं, अब आप इसे ना थोड़ा सा फाइन ट्यून करके फाइन ट्यून ये है कि जी कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बहुत बुरे हालों में है और मुझे नहीं लगता कि वो इकॉनमी बहुत जल्दी को ठीक होने वाली है। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह रहम करे कि मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जब तक इकॉनमी ठीक नहीं होगी तब तक इलेक्शन नहीं होंगे या तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। मैं ये नहीं कहना चाह रहा अच्छा। इसको प्लीज़। ठीक। लेकिन कुछ लोगों को ये लग रहा है कि कोई 2 बड़े जो है ना वो माइलस्टोन्स वो अचीव करने हैं। इन्वेस्टमेंट तो तभी आती है और देखें- आईएमएफ की डील भी तभी होती है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। ये Political मुल्क stability- आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस पे रिलाई कर रहे हैं? उन्हीं के साथ जिनके साथ ये मुलाकातें कर रहे हैं, मुलाकातें उन्हीं तो के शहबाज साथ शरीफ थे। साहब भी कर रहे हैं, जी वो बाहर भी हुई बिलावल हैं। भी कर रहे हैं। बाहर भी हुई हैं, नवाज शरीफ के साथ भी मुलाकातें हुई हैं। ये चाइना की भी हुई हैं, यूएई की भी हुई हैं, सऊदी अरब वालों की भी हुई हैं। तो वो एक जो हम सुनने में आ रहा है, असल में लिप टाइट हैं बहुत ज़्यादा लोगों के, इस इशूज़ के ऊपर बोलते नहीं हैं। तो जो सुनने में आ रही हैं बातें वो ये हैं कि कोई बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो गारंटी हो चुकी है और एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है और वो आपको आने तो वाले दिनों दूसरा में नजर ब्लॉक आएगा। उसको सह लेगा और रुकावट नहीं बनेगा जैसे पहले इस्तेमाल हुई। आपको पता है किस तरह से डीरेल हुए मंसूबे, किसके कहने पर हुए, कैंप्स की जंग है। अब की बार इज इट सेफ? और फिर कोई चारा नहीं है। देखें कि पाकिस्तान ने अभी भी सबसे पहले वो उन्हीं से जाके बात की थी, जो वेस्ट है या अमेरिका है या जो उसके इत्तेहादी हैं, उन्हीं के साथ जाके मामला ठीक करने की कोशिश की थी। लेकिन उन्होंने जो आपके सामने रखे, जो बातें रखी, वो है कि आपकी जो असल खराबियाँ हैं वो दूर करें। अब जो असल खराबियाँ हैं वो तो अपने मॉडल पे रखना चाहते हैं। मैं मतलब इस पे ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकता। हमें पता है कि वो रॉकेट साइंस नहीं है कि हमारी खराबियाँ क्या हैं और हमारी इकॉनमी की खराबी की वजह क्या है। अब उसको हम अगर ठीक नहीं करना चाहते, अब हमें सूट ये कर रहा है कि जी कि हमें चाइना मॉडल सूट करता है या हमें सऊदी अरब मॉडल सूट करता है। ये वो वाले लोग हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस तरह के उनके मुतालबात भी नहीं होंगे कि आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये क्यों नहीं हो रहा। ठीक है। ये ये फैटफ वाली जिस तरह ये अजीब शराइत होती है हाँ, ना, ये लेकिन वाली। देखिए ना, आईएमएफ भी तो आपको पैसे दे रहा है, वो वाला फैक्टर तो अपनी जगह मौजूद रहेगा हाँ ना। जी, वो उन्होंने भी जैसे दिए हैं वो भी हमें पता है कैसे दिए हैं। नकीरा निकलवा के हाँ जी, कि तो वो देखें दोनों तरफ आप फंसते हैं। साग डार साहब की बात याद करें, वो कहते हैं ये जियोपॉलिटिक्स है। हाँ, बाद में उन्होंने कहा कि मैंने जी उन्होंने इस कहा कि तरह से ये मुझे तनाज़ुर हमें क्यों हुआ। कहा जाता है कि ये मिसाइल इतनी रेंज के क्यों बना रहे हैं आप। तो हमें वो बेसिकली कहते हैं कि भाई अपनी इकॉनमी ठीक करो, ठीक वो जो वेस्ट है वो, और उसके लिए आपको ये 2-4 काम करने पड़ेंगे। जिस तरह अबू जर ने कहा कि आपको फलाही रियासत की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, security उनका से मेन based फोकस इस तरफ है कि बस बहुत हो गई, अब हमें आपकी उतनी जरूरत नहीं है कि आप सिक्योरिटी स्टेट खेलें। उम्दा। अब अगर अच्छा, यानी किबले ना बदले, नियत भी बदले हैं, जी। नियत भी ठीक करें। और इसमें फिर आपकी बात से तो यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि जो इकोनॉमी है ना वो स्टेरॉइड्स और मल्टीविटामिन्स पे ही रहेगी। अभी वो रिवाइव उस तरह से होने नहीं जा रही, आर्जी एक तसल्ली। बुनियादी चीजें हम चलें। ठीक नहीं करेंगे आपने तो 2 किस तरह मसलों की होंगे? बात की ना, उनमें से एक मसले की तरफ आ जाते हैं। अबूजर, द केसेस अगेंस्ट जर्मन पीटीआई एंड द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इज के वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट चले गए। पहले वाली जो प्ली उन्होंने ली थी और इस वाली प्ली में क्या फ़र्क है सुप्रीम कोर्ट? अब तो चीफ जस्टिस से मिलने के बाद ये हुआ। देखिए मुझे आई हैव नो आइडिया कि चीफ जस्टिस नहीं, से ख्वाजा मुलाकात हुई हारिस है। जो है उन्होंने जी। मुलाकात अच्छा, की, उसके वैसे बाद ये नंबर लगा। इस तरह का मिस नोमर है। बड़े केसेस होते हैं जिसमें अगर आपका फिक्स ना हो रहा हो तो पीपल गो, लॉयर्स गो और वो मिलके आते हैं, लगता है मतलब ये जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस मिलिट्री है। वाले मामले में भी काफी 2 केसेस में ये वकला होता है, गए ये थे। कोई नई हाँ। चीज नहीं। आई मीन तो शायद उन लोगों को नहीं पता जो वकालत में नहीं है, लेकिन ये होता है, नॉर्मली होता है। केस नहीं लग रहा हो तो आप Request चले कर आते हैं लेते जी, हैं, रिक्वेस्ट हाँ। कर लेते हैं जाके। हाँ, अगर छुप के कहीं मुलाकात की है और किसी को पता भी नहीं है तो फिर तो दैट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन सबके सामने गए हैं तो मेरे ख्याल से नहीं, कोई नहीं, हर्ज public नहीं है ये, हाँ। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखें, तोशा आज है आखिरी दिन कोर्ट का जी। काम करने का। कल से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की छुट्टियां हो रही हैं। लाहौर में भी हो मातहत गया, अदालतों में मतहत छुट्टियां हो अदालतें रही जितनी भी हैं। तो नॉर्मली अगर बेल पिटिशन ना हो और जो अर्जेंट केस होता है उसके अलावा जो केसेस होते हैं वो फिक्स नहीं होते। अब जो हमायूं दिलावर साहब है, देखिए उस पर कंसर्न्स जो शो किए हैं सारे, उसमें कुछ रीजंस ठीक भी हैं। जिस तरह वो केस चल रहे डे टू डे, इस तरह मतलब बहुत कम होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में होता है। पनामा वाला चला। वो भी इसी तरह। हाँ बिल्कुल चला, लेकिन वो छुट्टियों में केस नहीं चल रहा था।
लेकिन बड़ा ठीक ठाक जुलाई चल रहा है। में ठीक है हाँ, उसका और लेकिन फैसला और नहीं उसके ये बाद मैं लोअर कोर्ट वो के तो केसेस ऊपर की बात जज- कर रहा हूँ जो 20 लाख केस चल रहे होते हैं, तो उसमें डेट्स नॉर्मली लोअर कोर्ट में केस चलता है तो उसे 20 दिन 25 दिन की डेट होती है। हाँ लेकिन खैर पाकिस्तान की हिस्ट्री है इस तरह के जो केसेस केस जल्दी लाना चले होता है वो आ चलता है जाती सर। ठीक है, लेकिन इसमें जब आप केस इशू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या होता है। जब आप केस इस तरह तेज चलाते हैं ना, प्रोसीजरल रेगुलेटरीज निकल आती हैं, बेकायदगियां निकल आती हैं। नटशेल इसमें रिजल्ट क्या होता है कि जो बंदा अगर आप कन्विक्ट भी कर देना, उसने अपील स्टेज में उसकी वो कन्विक्शन अपहोल्ड नहीं होती क्योंकि इतनी आपको खामियां कोताहियां उसमें निकल आती हैं। तो इस वजह से मैं ये शुरू से ही कह रहा था कि क्योंकि अगर एलिमेंट ऑफ बाइस, वो आपको याद होगा आसिफ जरदारी साहब का केस, वो मलिक क़य्यूम साहब ने सुना था, फिर उसके थोड़ा सा बाद वो टेप्स निकल आई थी, तो उस ग्राउंड के ऊपर वो पूरी कन्विक्शन सारा कुछ उड़ गया था जितने उनके ऑर्डर थे। फिर वो उसमें यही आया था कि अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ हो तो मेरे ख्याल से अगर ट्रायल करना भी है, मेरे ख्याल से ट्रांसफर करके कोई और जज सुन लो, तब तो चला दें। रिमांड हुआ था बोला कि हाँ जी, वो सुप्रीम कोर्ट से फिर उन्होंने वापस भेज दिया था जी। तो उस पे तो इस वजह से मेरे ख्याल से अगर आपने ट्रायल चलाना भी था तो मेरे ख्याल से इसको ट्रांसफर कर देना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो गए हैं, वो देखें अब क्या होता है, कल आए हैव नो आइडिया, पहले भी गए हैं, लेकिन जब 180 केसेस चल रहे हो आपके ऊपर तो फिर यू डोंट नो, आपको आप हर रास्ता ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से आपको रिलीफ मिल जाए। तो दूसरी तरफ वो जो फौजी अदालतों का मामला है उस पर भी समाअत अहम होने जा रही है, एक बार फिर फुल कोर्ट की इस्तदा। लेकिन मुझे वो केस होते हुए डिसाइड नहीं हो रहा, लेकिन आज जो सिविल सोसाइटी के लॉयर है ना फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने आज मेरे ख्याल से दोबारा कोई एप्लीकेशन फाइल किया है कि इसमें फुल कोर्ट बना दें। जी यही तो कह रही हूँ कि जी, दोबारा से उसमें तो दरख्वास्त देखिए आई है और पहले उसका- दिन से ही यही मेरी ख्वाहिश थी कि इसको पूरा कोर्ट सुने, क्योंकि बड़ा इशू है, बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, उसके अलावा बड़े इसमें स्ट्रॉन्ग किस्म के देखें क्वार्टर्स के इंटरेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को अगर इसमें फैसला देना है, उन्होंने डिक्लेयर करना है कि ये फौजी अदालतें जो है आर्टिकल 10A की वॉलेशन में 175 की, तो आई थिंक द फुल कोर्ट शुड डिसाइड इट, ताकि उसकी फिर एक तो लीगल अथॉरिटी तो होती है फैसले के साथ, उसकी मॉरल अथॉरिटी बहुत होती है जब पूरी कोर्ट कहती है। फिर ना कोई आवाज उठाएगा ना कोई सवाल उठाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से पूरा कोर्ट वंस फॉर ऑल इसे सेटल करना चाहिए। ब्रेक पर जाने से पहले अबू सर जानना चाहेंगे जो बिल है प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एक्ट, ये तो रिजेक्ट हो गया हाँ जी। लेकिन टारगेट इसका देखिए इस तरह के लॉज जो होते हैं ना, वो सॉरी टू से लॉज बहुत सारे पीटीआई की गवर्नमेंट में उन्होंने बनाए, जैसे पीका में अमेंडमेंट की थी, वो भी बड़ा ड्रैकोनियन लॉ था, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेटिसाइड किया था। इस तरह के कानून, वो एक बड़ा फेमस रोमन वो था राइटर था, उसने कहा था कि द मोर द लॉस द मोर द करप्ट द स्टेट। वो इसकी वजह ये नहीं थी कि वो ये कह रहा था कि करप्ट लोग लॉ बनाते, उसका मतलब ये था कि अगर वेलफेयर के लिए लॉस तो आप बना रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर लोगों को दबाने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, उन पर पाबंदियां लगाने के लिए, उनका मुंह बंद रखने के लिए अगर आपको कानून बनाते, दैट मीन स्टेट फाशिस्ट है, करप्ट है, या आपकी अथॉरिटेरियन स्टेट है। बड़ी अच्छी तो इस वजह से मेरे ख्याल से ऐसे लॉज जो होते हैं ना, ये या तो किसी को खुश करने के लिए बनाए जाते हैं, या फिर मेरे ख्याल से अपने ओपोनेंट्स को दबाने के लिए बनाए जाते हैं। तो इस तरह के कानून जमहूरियत में इस तरह के, हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी किया बात गया। और सारी सिचुएशन को समझने के लिए बस इतना मकूला जो अबू सर ने कहा ये काफी। हम वापस वेलकम बैक टू द शो। अब जरा सियासी बसात की तरफ आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मिसाइल की बात की इमरान शफकत साहब ने, तो कुछ अनगाइडेड मिसाइल्स भी हैं, पॉलिटिशियंस की बात हो रही है, सियासतदानों की बात हो रही है, जिनकी आपको डायरेक्शन पता नहीं चलती कि वो किसकी बात करें, किस तरफ से बात कर रहे हैं। जैसे शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब दोनों तरफ से खेलते हैं, इसी तरह फैसल वावडा साहब की पर्सनैलिटी बड़ी पुरस्कार है और अक्सर वो इस नौयत के बयान देते हैं जिनको समझने के लिए काफ़ी विट चाहिए। ये किसके लिए मैसेज है अतर, ज़रा समझा दें कि खाम ख्याली हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी ये ऐसा समझना शुरू हो गए हैं, वाकई कोई दरार है कहीं, वो निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर है अतर। देखें ये खुद को ऑप्शन समझते रहें, यही बहुत बड़ी खाम ख्याली है। इशू ये है कि अब ये किसको कह रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन जो सियासी जमातें हैं वही ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान की आवाम के तो वही ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान की आवाम ने या नून लीग को वोट देना है, या पीपल्स पार्टी को वोट देना है, या तहरीक इंसाफ को वोट देना है, या JUIF को वोट देना है। अब ये सियासतदान जब इस तरह की आके बातें करते हैं कि जी वही ऑप्शन है, भाई और कौन सा ऑप्शन है, और कौन सी जमहूरियत में और कौन ऑप्शन होता है? सियासी जमातें होती हैं, उनकी पॉलिसी से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। तो यही तो अलमिया है हमारा कि यहाँ पे हर दौर में इस किस्म की बातें होती हैं जहाँ पे सियासतदान खुद ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, खुद ही अपने आप को बुरा भला कहते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं नहीं जी वो बड़ा ये मसला बन गया तो वो मसला बन गया। तो मेरे ख्याल में फैसल वाडा साहब का इशू ये है कि वो इस वक्त
किसी भी सियासी जमात में नहीं है, तो हो सकता है कि उनको अपने लिए सियासी स्पेस बनानी है, इस वजह से वो कोई इस किस्म का बयान दे रहे हैं। लेकिन वो हतमी तौर पे क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट ये तो फिर फैसल वाडा साहब खुद ही इस पर अतर, लेकिन वो ना ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं हुकूमत हटधर्मी कर रही है और ऐसे बयानात दे रही है जैसे पीटीआई के चेयरमैन अपने दौर में दिया करते थे कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इसका मतलब है कि किसी ना किसी मामले पे खटपट है, और मुतवक्के तौर पे कहा जा रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और है और पीडीएम की और, यानी मेक और ब्रेक साबित हो सकता है निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आना किसी भी वक्त। अच्छा, ये तो क्लियर कर लेना, फैसल वाडा साहब रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, कौन सी पार्टी को कर रहे हैं, मतलब किस बिहाफ पे आ रहे हैं मीडिया पे, मुझे ये मतलब क्लियर नहीं हुई कि वो पीटीआई के मुनहरिफ रहनुमा हैं, उनका वोटर कौन है। चले मुनहरिफ बहुत है, अब राजा रियाज है, उसके कम से कम 10-15 हज़ार वोट तो होंगे ना अपने। नहीं सर, वो फैसल वाडा की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है मुझे नहीं पता। ये शेख रशीद सानी है। नहीं, शेख साहब अपने हल्के में पॉपुलर तो है ना कम से कम। नहीं, शेख रशीद साहब के तो अपने देखे ना हज़ारों वोटर हैं। हाँ, वो भी तो इसमें मुस्लिम लीग के होते हैं। नहीं, मैं वो जहाँ की तर्जमानी जी, वोटरों की तो नहीं किया करते ना तर्जमानी, वो जो क्लेम किया करते थे, मैं वो उस जानिब कह रहा हूँ। अब आप तजाहिल यानी आप कह आरफाना रहे से हैं कि वो काम वाली ले रहे दुकान हैं, बंद करके ये वाली दुकान अब आप खोल ली है। तजाहिल आरफाना से काम ले तो आपकी मर्जी है। आपने वैसे उर्दू बड़ी गोल घुमाई है जी। अतर, निगरान वज़ीर आज़म जी, वो हाँ जी, देखिए, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई मेक एंड ब्रेक है। वो अब फैसल वाडा साहब वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई आपका क्या ताल्लुक है? आप तहरीक इंसाफ में नहीं है, आप हुकूमत में नहीं है, आप मेंबर कौमी असम्बली नहीं है, तो आपको क्या इशू है? निगरान वज़ीर आज़म जो मर्जी हो जाए, आपका क्या इशू है? आप किस बात पे जो है वो कह रहे हैं? हाँ, एज ए अगर आप जो हैं सहाफ़ी कह रहे हैं, एज ए तजिया निगार कह रहे हैं, वो तो अलग बहस है। आपने तो सियासत एक तरह से खैरबाद कहा हुआ है सियासत को, तो इशू मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर में कह रहे हैं पाकिस्तान के। अच्छा, मैं इस पे थोड़ी सी बात जी, वो ये मैं छोटी सी बात इसमें कंप्लीट कर लूँ, बस फिर आप ज़रूर कहिएगा। उसमें यही है कि देखें जी, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई इशू होगा, कोई मेक एंड ब्रेक नहीं है। खाम खा एक तरफ से फैसल वाडा साहब कोई बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ से हमारे वज़ीर दिफा हमारे इदारों के ऊपर जिस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मेरे ख्याल में वो भी मुनासिब नहीं है। बहस को पता नहीं कहाँ से लेके जा रहे हैं। जब तक वो मसला है ना, जिसको इमरान शफकत साहब मसला कहते हैं, जब तक वो मसला ज़मान पार्क और बनी गाला में मौजूद है, इनके तमाम मसाइल छोटे हो जाते हैं। ये हर चीज़ पे इत्तेफाक कर लेंगे, इसलिए कि जब तक वो है, इनको डर है उसका। हाँ, इमरान शफकत साहब ऐड ऑन कीजिए। नहीं होता ये, मैं राना साहब को खामोश नहीं देख सकती। बस मैं सिर्फ ये आपको गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये शायद कुछ दोस्तों को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये वही बात है। वो जिस तरह बिल जो रजिस्ट किया है ना, तो वो जो दो पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो चेयरमैन जो है ना एक पार्टी के जो ज़मान पार्क में है, ये दो पॉलिटिकल पार्टियां उनके साथ वो नहीं चाहती जो सोचा जा रहा है कि वो कुछ हो। तो ये रेजिस्टेंस बेसिकली वो है जिसकी तरफ वो मेरे ख्याल में फैसल वाडा साहब जो इशारा कर रहे हैं ना कि जी के तुहानू लगदा तुसी कल्ले पहलवान हो, तो कोई हल नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप हमारा ये काम नहीं करेंगे तो फिर ठीक है। तो वो मुझे ये वाला इशू लग रहा। ठीक है, चलें। अभी राना साहब आने वाले दिनों में राना मुदस्सर साहब की बात सुन, मुबशर राना मुदस्सर साहब भी कुछ क्या खुशखबरी। एदी मेमोरी लॉस होगी, अली गया नहीं है सर पहले ही। मैं सॉरी, मैं सर गलती हो गया ना, गलती 3 दफा हुई तेरे को। 3 बार के बाद माफी नहीं है। राना साहब, ये मैंने इसलिए कहा, ये मुदस्सर नजर की तरह स्लो बॉलिंग करते हैं पर विकेट निकाल जाते हैं राना साहब, इस वजह से मैं वो कह रहा था। राना साहब, आपने तंज की हीट को महसूस नहीं करना। अतर को आज आपने मार्जिन देना है। आज मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, आज अतर कुछ भी कह सकते हैं। हमेशा दूंगा, हमेशा मार्जिन दूंगा इसको। अच्छा राना साहब, निगरान वज़ीर आज़म, मीनवाइल शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 2 हफ्तों बाद नवाज शरीफ साहब आने जा रहे हैं, मतलब ये हुकूमत जाएगी वो आ जाएंगे, तो क्या मंजरनामा होगा? देखिए, एक तो ये कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि 14 अगस्त से पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब आते हुए नज़र आते हैं, और वो उनकी तैयारियां शौरियों के बारे में मैं बात कर चुका। पिछले कई महीनों से उनकी रिसेप्शन की तैयारियां भी हो रही हैं। द पॉइंट इज, इस वक्त जो ये बात है ना ऑप्शन वाली, उस पर अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक बात है, इस वक्त ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि फ़िलहाल जितनी जमातें बैठी हुई हैं यही एक वाहिद ऑप्शन है, और जो बैठा हुआ बनी गाला में है या ज़मान पार्क में, वो ऑप्शन नहीं है, उस पर कांटा लग चुका है, लकीर मार दी गई है। द पॉइंट इज़ डिफरेंट। हमेशा याद रखें कि ऑप्शंस मौजूद होती हैं, ठीक है, ऑप्शंस की यहाँ पे कमी नहीं है, ठीक है।
अगर पिंडी वाले बैठ के फैटफ को डील कर सकते हैं, पिंडी वाले बैठ के जनाब यहाँ पे यूएई से इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, पिंडी वाले बैठ के यहाँ पे जनाब सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, कतर से ला सकते हैं, चाइना से ला सकते हैं, तो वो ऑप्शन तो बड़ी दूर की बात है, ये तो बड़ी छोटी मोटी सी चीज़ है। ऑप्शन उसके पास मौजूद होती हैं, आप यकीन माने, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, हमेशा बैकअप प्लान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो जो भी ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब है या किसी की भी बात कर लें आप, अगर वो ये ऑप्शन ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि ऑप्शन वही है, तो ये गलत होगा। और ये बिल्कुल ठीक है कि ये पीटीआई के चेयरमैन भी यही कहा करते थे कि वही वाहिद ऑप्शन है, लेकिन उनको भी आखिरी 1.5 साल में से पहले बता दिया गया था कि आप ऑप्शन नहीं है। राना साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप फैसल वाबदा साहब की जो बातें हैं उनको सेकंड कर रहे हैं। मैं उनकी बात को सेकंड इस इधर तक कर रहा हूँ, इधर तक ज़रूर कर रहा हूँ कि बिल्कुल हमेशा जो भी ये तासुर लेता है, जो भी हो, चाहे वो पिछली हुकूमत हो चाहे वो अभी की हुकूमत हो, जब भी उनके अंदर ये बात सोच आ जाती है उनके माइंड में कि वो दे आर द ओनली ऑप्शन, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, वो बिल्कुल गलत होता है, ऐसे नहीं होता, हमेशा बैकअप प्लान होता है। और प्लीज़ इस ये जो इम्प्रेशन या जो बात जेहन में आ जाती है या बैक ऑफ माइंड पे होती है कि दे आर द ओनली ऑप्शन, इससे निकलें बाहर, क्योंकि आगे एक भुगत चुका है जो कहता था मैं वाहिद ऑप्शन हूँ, अभी जो है वो अगर इस किस्म का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि दे आर द ओनली ऑप्शन, तो दे शुड गेट ओवर विद इट, इससे बाहर निकलें। क्योंकि अगर नहीं निकलेंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। ऑप्शन मौजूद होती है, सारी दुनिया डील करने में अब आसानी महसूस करती है, कंफर्टेबल होती है पिंडी के साथ। ठीक है, सारी चीजें पिंडी वाले प्लेट में रख के पॉलिटिशियंस को दे देते हैं कि तुसी ले लो जी, क्रेडिट तुसी ले लो, लेकिन कंफर्टेबल सबको पता है। ऑब्वियसली एक इक्वेशन में कांस्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेरिएबल की नहीं होता, एवरीवन नोस। पिंडी से कंफर्टेबल होते हैं डील करने में, पिंडी के साथ बात करने में वो कंफर्टेबल होते हैं, पिंडी के साथ वो सारी डील्स करने के लिए कंफर्टेबल होते हैं, बिकॉज दे दो कि भाई ये लोग जो कमिटमेंट करेंगे वो पूरी करेंगे, वही कर सकते हैं। छोटी सी बात आयशा सॉरी, मैं थोड़ी सी आपकी मैं आपकी थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूंगा, माजरत से। नहीं है, चलते ही पिंडी तो नहीं, बिस्मिल्लाह, अतर को तस्हीह करने दें। इतना कॉम्पिटेंट होते हैं ये सारे बाकी पॉलिटिशियंस, तो प्लीज उनको जरा थोड़ा सा एक आखिरी चीज, अगर ये सारी एक दफा पीपल्स पार्टी के दौर में कहा गया था कि फॉरेन पॉलिसी हम बनाएंगे, वो फॉरेन पॉलिसी का रिकॉर्ड जो है आर्काइव्स में आज भी सेनेट की और नेशनल असेंबली के पड़ा हुआ है। क्रीम पॉलिटिशियंस को बुला के कहा गया था कि जी आप अपनी इनपुट दे दे। उस वक्त कियानी साहब चीफ थे, पाशा साहब DGI थे, उन्हें ब्रीफ कर दिया गया था, और वो जो इनपुट मिली थी वो आप जरा पढ़ ले, वो किसी मीडिया के दौर में भी शामिल कुरैशी साहब ने कहा था यहाँ फॉरेन ऑफिस में बनेगी हमारी खारिजा पॉलिसी। छोटी सी आपने आयशा, जिस तरह जी आपने फरमाया कि राना साहब भी उनको सेकंड कर रहे हैं फैसल वाडा साहब को, नहीं, पर मैं उधर थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूंगा, सेकंड नहीं, सेकंड तो मैंने बात की थी, ये थर्ड किया है। अतर की बातें बार बार थर्ड अंपायर की तरफ इशारा कर रही हैं, तो निगरान वज़ीर आज़म के नाम पे मैच अब पता दरमियान है, फैसल वाडा को बना दे निगरान वज़ीर आज़म। उम्दा, ऐसे सागदार साहब का नाम सामने आने के बाद अब ये जो दूसरा नाम अबू ज़र ने फ्लोट किया, देखते हैं अब इस पर कब गौर व खोज शुरू होता है। आने वाले दिन बहुत डिसाइसिव है, प्रोग्राम में इस पर बात करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।